माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, बीएससी मीटिंग में ये सही हुआ था कि प्राइस राइज पर चर्चा होगी सदन के अंदर। बीएससी मीटिंग में सही होता है 461 माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 461। अध्यक्ष जी, एक उत्तर सभापति को बदल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो कि पैंडेमिक के समय में ये जो योजना के तहत इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पैंडेमिक के समय में ये सारी इंडस्ट्री बहुत परेशान थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, रेल नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोरोना पैंडेमिक के समय जो ये कंपनियां सारी जो स्थगित हुई थी या काम नहीं कर पाई या प्रोडक्शन नहीं कर पाई, प्रोसेस नहीं कर पाई, क्या सरकार उनके लिए कुछ मदद देने की सोच रहा है क्या? अगर दिया है तो कितनी मदद महाराष्ट्र में उन्होंने की है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से उनको और सदन को बताना चाहता हूं कि पैंडेमिक के समय में लगातार फूड इंडस्ट्री लगातार चालू रही है। 15 अप्रैल 2022 को एक सर्कुलर निकला था और देश में एकमात्र खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग हैं जो लगातार जारी रहे हैं। दूसरी बात मैं उनसे कहूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत या जरूरत रही है, लगातार मंत्रालय ऑनलाइन उन समस्याओं का समाधान करता रहा है। तीसरी बात मैं उनसे आपके माध्यम से कहूंगा कि सप्लाई चेन निर्बाध रूप से पूरे कोरोना के बीच में जारी रही है। साथ में मैं एक और उनसे निवेदन करूंगा कि चाहे किसान हो या व्यापारी, किसान रेल के माध्यम से लगातार सप्लाई चेन जारी रही है, इसलिए इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है। यदि कोई इंडस्ट्री के बारे में विशेष तौर पर वो कहेंगे तो मैं जरूर उसकी जानकारी दूंगा। सर, आप जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र आकर्षित करता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग में आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की, ये बहुत अच्छी योजना है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देनी चाहिए कि इसमें फिशरीज भी है, उनके प्रोसेसिंग के बारे में भी कुछ उसका उल्लेख नहीं है। सिर्फ फूड प्रोसेसिंग नहीं, नारियल भी है, कोकोनट भी है, फिशरीज भी है। क्या सरकार उसके ऊपर भी इस योजना में उनको भी शामिल करके कुछ न्याय देने की बात करेगी? क्या क्या उनको ले सकती है, क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जो समुद्री उत्पाद है महाराष्ट्र में 17 से लेकर 2021 तक अगर मैं कहूं कि 595 अमेरिकी बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है और मुझे तो लगातार प्रतिवर्ष होता रहा है। इसलिए समुद्री उत्पाद हो, मांस, डेयरी और कुक्कुट हो, ये सारी योजनाएं हैं और महाराष्ट्र ने लगातार अनाज से लेकर समुद्री उत्पाद और मांस, डेयरी और कुक्कुट, तेल भोजन, तेल बीज सब पर निर्यात किया है। ये स्कीम महाराष्ट्र में जारी है और महाराष्ट्र पहले 5 राज्यों में जो क्षेत्र में निर्यात करता है और बेहतर काम कर रहा है। श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी नंबर 465 भी क्लब कर देते हैं। श्री संजय जादव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न क्रमांक 465। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद मानता हूं। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछूंगा। उन्होंने जो जवाब दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 16-17 से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री संपदा योजना PMKSY को कार्यान्वित करना हेतु तथा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संपदा पोर्टल पर समय समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति EOI को माध्यम से प्रस्तावित किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब तक 16-17 के बाद कितने प्रस्ताव आपके पास आए, उसकी जानकारी महाराष्ट्र के हद तक मुझे दीजिए। और दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगा कि पूरे 2358 प्रस्ताव अभी तक आपके पास पूरे देश भर में से आपके पास आए, उसमें से 441 महाराष्ट्र से आए। वो उसमें से प्रस्ताव आए, उसमें से कितने प्रस्तावों को आपने अभी तक मंजूरी दी है, मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसान संपदा योजना सबसे लोकप्रिय योजनाओं में है
और मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के तमाम जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं और सदन को कि मेगा फूड पार्क जो किसान संपदा योजना का बड़ा कंपोनेंट है, 3 परियोजनाएं थी जिसमें 2 पूरी हो गई है। कोल्ड चेन 62, एपीसी 12 जिसमें से 3 पूरी हुई है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज वहां पर 11 स्कीम है, उसमें 8 पूरी हो गई हैं और फॉरवर्ड लिंकेज में 26 स्कीम है जो 20 पूरी हो गई हैं और ऑपरेशन ग्रीन के तहत 2 योजनाएं वहां पर चल रही हैं। और मुझे लगता है कि किसान संपदा योजना के जितने कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना काम किया है और देश भर में 68 योजनाएं हैं जिसमें 12 पूरी कर ली गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र 3 है। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्ष में पूरे देश में 2358 प्रोजेक्ट आए और उसमें महाराष्ट्र के सिर्फ 72 है। मेगा फूड पार्क जो योजना थी वो पूरी तरीके से असफल हुई, इसलिए हम लोगों ने मांग की थी कि मेगा फूड के जगह पे जो मीडियम फूड पार्क प्रोसेसिंग यूनिट है उसे मंजूरी दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकते। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि आज तक यानी 72 जो प्रपोजल महाराष्ट्र से आए तो उसमें से कार्यान्वित कितने हुए, साथ साथ में मैंगो ग्रेप्स और फिशिंग यूनिट में ऐसे कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट आपने मंजूर किए, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, महाराष्ट्र में 3 मेगा फूड पार्क है जिसमें से 2 पूरे हुए हैं। एक का काम अभी वो परिचालित है लेकिन वो कंप्लीट में हम उस मंत्रालय उसे नहीं मानता। दूसरी बात जो आपने कही है, मेरा आपसे आग्रह है कि जो स्कीम है अभी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि 137% बजट बढ़ा है। PLI स्कीम जो है जिसमें फिशिंग है, उसमें मोटरोला चीज है, इसमें एक ही स्कीम के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसको पहली बार इसको लिया गया है। किसान संपदा योजना में पैसा बढ़ाया गया है और जिस यूनिट स्कीम की आप बात कर रहे हैं वो भी लगातार चालू है। और मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर फोकस हुआ है और जिस प्रकार से दुनिया में भारतीय खाद्य पान की प्रति रुचि है और उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग और साथ में पैरामीटर्स को लेकर जो समस्या थी, उन दोनों का समाधान इस समय कर लिया गया है। और मैं माननीय सदस्य को और विस्तार से अगर वो जानकारी चाहेंगे तो उनको सूची पहुंचा दूंगा। श्री ईटी मोहम्मद बशीर। माननीय ईटी मोहम्मद बशीर 9। क्वेश्चन नंबर 462 श्रीमती माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कृपा करें बताने की कीटनाशकों और रसायनों उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से कितनी भूमि बंजर हुई है एवं बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने हुए तो क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कोई आंकड़ा है, इसका ब्यौरा क्या है? प्रश्न एक बार पुनः पूछे, आवाज नहीं आई थी। प्रश्न पुनः एक बार। पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों उर्वरकों का उपयोग हो रहा है जिससे जमीन तो क्षतिग्रस्त हो ही रही है, लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो सुनिश्चित करे कि ग्रामीण क्षेत्र में बिकने वाले रसायन उर्वरकों मानक के अनुरूप हैं या नहीं है, और जो लोग मानक के अनुरूप वितरित जमीन कर रहे हैं उन्हें जान से क्षति पहुंचाने वाले कीटनाशकों के बिक्री करने वाले उनके ऊपर रोक लगाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार इसके लिए निश्चित रूप से गंभीर है और जैसा कि पेस्टिसाइड का जिस तरह से उपयोग हो रहा है और जहाँ अधिक उपयोग होता है या कोई ऐसी जो फर्जी अगर कोई पेस्टिसाइड है तो उसके लिए हमारा नेशनल इंसेक्टिसाइड एक्ट है, जो पेस्टिसाइड एक्ट है
वो बना हुआ है और उसके अंदर जो हमारे इंस्पेक्टर है वो वहाँ पर जाकर छापे मारते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर ये भी है कि रासायनिक और उर्वरक जो खाद जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा एक जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड भी बना हुआ है और उसमें एक पैरामीटर के तय करते हैं कि कौन सी पेस्टिसाइड का उपयोग किसान को करना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सोयल जमीन की जो अपनी बंजर जमीन हो रही है उसको कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सोयल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए हैं, जो 22,000 करोड़ जो है वो वितरित किए गए हैं और 22 करोड़ सोयल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए। और इसके साथ ही जो हमारे इसको फर्टिलाइजर को बैलेंस डाला जाए, किसानों को इसके लिए अवेयरनेस भी किया जाता है और इसके अंदर हमारी जो RKVY योजना के तहत भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमारे एग्री क्लिनिक भी है और गांवों के अंदर वहाँ पर टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है। और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी इसमें हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, जिससे कि उसकी फर्टिलाइजर भी सही हो और जो बंजर जमीन हो रही है उसको भी हम किस तरह से कम करें, इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से सरकार के प्रयास रहते हैं। अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जिस तरह सरकार की पॉलिसी है किसान की आय डबल करने का और बढ़िया तरह के विदेशी टेक्निक लाके नई नई तरह की खेती और नई नई तरह के फूल और नई नई तरह की सब्जियां पैदा करने का, तो मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बताएं कि क्या पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में कि किस जिले वाइज किसानों को ट्रेंड करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने की या हर जिले पे मुख्यालय पे, ताकि जो किसानों की आय डबल कैसे हो और नए तरीके के फूल, नए तरीके की फसलें और नए तरीके के फल पैदा हो सकें। माननीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि भारत सरकार नई तकनीकी की खेती किसान तक पहुंचे इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें प्रेसिशन एग्रीकल्चर है, उसके माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हमने इस उपयोग प्रारंभ किया है और हॉर्टिकल्चर के अंदर एरोपोनिक्स से हाइड्रोपोनिक्स से किसान खेती करे, इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो इसके लिए फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं और आत्मा योजना के तहत वहाँ पर ट्रेनिंग देने का भी काम किया जाता है। और RKVY योजना के तहत भी राज्य सरकार है उसके अंदर इसका प्रोजेक्ट को ले सकती है। तो निश्चित रूप से पूरे देश के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं और नई तकनीकी की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास हो रहे हैं और उसमें भारत सरकार की तरफ से पूरा राज्य सरकार को सपोर्ट करता है। उन्मेष पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का फोकस जीरो बजट फार्मिंग पे है। ईट ऑर्गेनिक बी डायनामिक का नारा भी सरकार ने दिया हुआ है। गंगा नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक गंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लस्टर की योजना बजट में डिक्लेयर हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है, क्या सरकार गंगा की तरह मेरे जलगांव जिले में गिरना नदी जो है उससे वहां भी जल प्रदूषण बहुत है, कि उसके लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर करने की कुछ योजना बनाएगी क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक क्षेत्र के अंदर रकबा बढ़े, इसके लिए स्कीम भी है और हमारे जैविक खेती पोर्टल भी इसमें बनाया गया और इतने किसान जुड़े हुए हैं। और नमामि गंगे के तहत हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी इतने किसान, लगभग 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी है। तो ये बात सही है कि अन्य नदियों के अंदर भी इसको जोड़ने का, जैसे इन्होंने कहा गिरना नदी की बात की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए और उसका क्षेत्र भी निश्चित रूप से बढ़ा है प्राकृतिक खेती के अंदर। और लगभग 38.19 लाख हेक्टेयर के अंदर देश भर में प्राकृतिक खेती की खेती होती है और जिसमें हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना है और इसके साथ ही प्राकृतिक कृषि पद्धति को और भारतीय कृषि खेती को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं।
और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत पूरे देश में ऐसे ऑर्गेनिक के रकबे को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको गिरना नदी के बारे के साथ ही पूरे देश के अंदर अगर राज्य सरकार अपना प्रपोजल बनाकर भेजती है कि हम अपने उस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार भारत सरकार को भेजेगी। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी नदियां हैं जिनको अगर वो राज्य सरकार भेजेगी तो हम निश्चित रूप से इसको स्वीकृति देने का पूरा प्रयास करेंगे। और सिर्फ ये नदी नहीं, मेरा सभी सांसद जो हैं उनसे भी कहना चाहूँगा और राज्य सरकारों से भी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो उसमें कोई भी राज्य सरकार अगर वहाँ से अपने प्रपोजल भेजेगी तो भारत सरकार इसकी परमिशन देगी। नंबर 463 सुशील कुमार सिंह। सदस्य धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं और मेरे संसदीय क्षेत्र में औरंगाबाद और गया 2 जिले हैं। ये दोनों जिले नक्सल प्रभावित हैं, अत्यंत पिछड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षी जिलों की सूची में भी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जवाब तो वैसे संतोषजनक है कि अभी तक 40 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें 70% लगभग 28 लाख युवाओं को 28 फरवरी 2022 तक नियोजित भी कर दिया गया। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो इकाई है वो एक ब्लॉक है और उसमें अधिकतम केवल 2400 उद्यमों को ही सहायता दी जा सकती है, जिसके तहत अधिकतम बजट 597 लाख रुपए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जिले नक्सल प्रभावित हैं, जो जिले प्रधानमंत्री जी के आकांक्षावान जिलों की सूची में हैं, जो राज्य और देश के औसत विकास तक पहुंचना चाहते हैं, जिन जिलों के युवा मुख्य धारा से न भटके, वो बंदूक न थामकर उनके हाथ में कोई काम हो, ऐसे जिलों को इस योजना के माध्यम से उन बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार या नियोजित करने की कोई योजना आपके पास है, आप करना चाहते हैं? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, मैं जानता हूं, मैं भी बिहार से आता हूं, उनका जिला संवेदनशील है, लेकिन मेरी मजबूरी है अध्यक्ष महोदय कि मैं राज्यों के माध्यम से काम करता हूं। 22 जिलों में राज्य ने दिया है और विभाग केवल रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग RCT के माध्यम से, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, DDU GKY के माध्यम से, प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से और NRLM के माध्यम से NRETP में हम करते हैं। इनके राज्य को भी हमने देने का काम किया है। अगर मैं आग्रह करूंगा कि राज्यों से इनके जिले के प्रस्ताव आएंगे, उस पर हम विचार करेंगे। महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे राज्य बिहार को स्वीकृत निधियां 6,704 लाख रुपए, जिसमें केंद्र का जो अंश है वो 4,022 लाख रुपए है। मैं इसके लिए संतोष व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं एक विशेष योजना की बात कर रहा हूं और मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी विशेष योजना को चलाकर राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगकर आप ग्रामीण क्षेत्र के युवा और ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां, इनको एक विशेष योजना के तहत
उनके घर में काम मिले, उनके घर पे काम मिले, इसके लिए सौर ऊर्जा चालित चरखा उनको देकर उस चरखे से जो सूत कटे उसकी जो मार्केटिंग हो, उसमें सरकार सहायता करने का मंशा रखती है क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है, मैं इसमें एक आजीविका मिशन है एनआरएलएम के तहत। एनआरएलएम में आज पूरे देश में मोदी जी जब से आए हैं सत्ता में, पहले 2.35 करोड़ था, आज 8 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं। बिहार में भी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं और 5 लाख करोड़ बैंक से हम लिंकेज दिए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वहां के डिस्ट्रिक्ट एनआरएलएम से बात करें और बात करके वहां प्रपोजल बनाएं और वो प्रपोजल सोलर चरखा का बनावे या महिलाओं के लिए और रोजगार का बनावे। आरसेटी हर जिले में बैंक के द्वारा है, उन बैंकों पर भी ग्रामीण युवक को ट्रेनिंग दी जाती है। केजी माधव। Sir, my question to the minister. Sir, whether the government is aware of the negative role of middlemen on which rural entrepreneurs are dependent for making their products? What is the government doing to redress this or protect rural entrepreneurs and nurture capacity not just for production but also for marketing for the final product? अध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण युवक के लिए मैंने पहले कहा कि आरसेटी बैंकों को हम पैसा देते हैं और 40 लाख युवक इसमें ट्रेनिंग लिया है, उसमें 28 लाख को रोजगार मिला है। जो एनआरएलएम है, जो हमारी बहनें हैं आजीविका मिशन के तहत, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें मार्केट लिंकेज भी हम फ्लिपकार्ट के साथ जोड़े हैं। DDU-GKY है, उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं और रोजगार भी देने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का जिस प्रकार से, जिस समर्पित भाव से हमने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन को लेकर को आगे बढ़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरा सवाल ये है कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले गांवों के अंदर जिस प्रकार से गांव आत्मनिर्भर होते थे, वहाँ लोहार होता था, बढ़ई होता था, कुम्हार होता था, अलग अलग जो थे, धीरे धीरे वो सब वहाँ से पलायन करके शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या गांव वाइज वहाँ पर जो है क्या भारत सरकार की तरफ से प्रदेशों को ये एडवाइजरी जारी की जाए कि गांव वाइज वहाँ पर जो है ये आइडेंटिफाई करके इन लोगों को दोबारा जो है उनका एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया जाए और उनको सरकारी सहायता दिलवाई जाए? धन्यवाद महोदय। ऐसे तो इस प्रश्न से नहीं लेना देना है, लेकिन मैं माननीय सदस्य ने गांव की बात उठाया है। मोदी जी ने देश में 300 क्लस्टर रुर्बन बना रहे हैं विभाग से, और वो गांव की आत्मा, शहर का उसमें व्यवस्था हो और उसमें इन्हीं सब चीजों को रखा गया है। और वो 300 रुर्बन क्लस्टर ग्रामीण विकास मंत्रालय तैयार करने जा रहा है राज्य के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 464 जगदम्ब पाल जी। क्वेश्चन नंबर 464। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं, जो केवल सत्ता पक्ष नहीं, पूरे देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, देश के उपभोक्ताओं से, देश के मध्यम वर्ग से, कि अगर आज क्रूड ऑयल पे जिस तरह से इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिस तरह से हमको सरकार हमारी चिंता कर रही कि कास्ट कटिंग हो, और आज जो पेट्रोलियम की कीमत में, तो हमने मेथिनॉल के उत्पादन के संबंध में सवाल किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से मीटिंग किया 4 दिसंबर 2021 को, कि राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सभी प्रदेश के मंत्री, सचिव और सारे लोग थे। उसमें इलेक्ट्रिकल मोबिल पे
बायोगैस पे, मेथनॉल पे, ऑटो सेक्टर में। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हैदराबाद में एक पायलट प्रोजेक्ट 0.25 मीट्रिक टन का लगाया गया, और उस मीट्रिक टन के लगाने से अगर उसमें हाई इंडियन एश कोल से सिनगैस बन रहा है और सिनगैस से मेथनॉल बनाएंगे, तो उस पायलट प्रोजेक्ट के बाद उसका क्या परिणाम आया। अब देश में अगर आप मानते हैं कि मेथनॉल एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, तो उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए BHEL आगे कोई उस परिणाम के बाद कार्रवाई करेगी। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात माननीय पाल साहब ने कही है, जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि इसमें क्या क्या पहले की गई है। तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ये गैसोलीन पर ये कार्रवाई बहुत पहले से फ्यूल पर ये चल रही थी। 1992 से इस देश में इस पर गैसिफिकेशन पर काम चल रहा था, लेकिन माननीय मोदी सरकार ने जब से 2016 में 10 बरस का प्लान लेके ऑटोमेटिक मिशन प्लान बनाया, और उस मिशन प्लान के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उस मिशन प्लान के तहत ये क्रूड ऑयल की आयात को कम करना और उसमें मेथनॉल का, ये सारी पहले हुई है। उसी में हमारे डिपार्टमेंट की संस्था भेल ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। अभी ये सितंबर 2021 में इसको कमीशन किया और जनवरी में इसको लॉन्च किया। अभी ये पायलट प्रोसेस में है। यह पायलट प्रोसेस हम कुछ महीनों के बाद इसको कमर्शियल स्थिति में लाएंगे। निश्चित तौर से 15% मिथनॉल का प्रयोग होने से इस देश में क्रूड ऑयल का आयात कम होगा और हमारा वित्तीय बचत होगी। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई और डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार की पहल पर पेट्रोकेमिकल रसायन की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 4,74,000 मीट्रिक टन का उत्पादन इस देश में मिथनॉल का गत वर्ष संपन्न हुआ है, और इसमें हमारी 6 इंडस्ट्री देश में काम कर रही है। भारत सरकार माननीय मोदी जी की अगुवाई पर इस पर बहुत सजग है। माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।